जय हिंद दोस्तों, हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है जिसमें हम यूपीएसआई प्रीवियस ईयर यानी 2021 के हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। और ये आज हमारा दूसरा वीडियो है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर उपसर्ग क्या होते हैं, तो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको ही यहाँ पर उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, और जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उनको बोलते हैं यहाँ पर प्रत्यय। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, घर का पर्यायवाची निलय होता है, ग्रह भी होता है और आल्य भी होता है। ठीक है, तो घर का पर्यायवाची ग्रह नहीं होता है। तो देखिए, आपने निलय के बारे में सुना होगा, हृदय के अंतर्गत जो कोष्ठक होते हैं उनको निलय बोलते हैं। वो भी बेसिकली एक घर का ही रूप होते हैं, और ग्रह तो आपका घर होता ही है, और आल्य जैसे कि पुस्तकालय, पुस्तकों का घर। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अमित शब्द का विलोम क्या है। तो अमित शब्द का विलोम हो जाएगा परिमित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, लालटेन शब्द इनमें से क्या है। तो देखिए, लालटेन जो है आपका ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जब अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो ये आपका हो जाएगा विदेशी शब्द। तो यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है विदेशी शब्द, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के ऊपर ही ज्यादा लिखते थे, इसलिए इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न यहाँ पर हमारे गद्यांश पर आधारित है, तो हमको यहाँ पर पहले गद्यांश को पढ़ना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आपके सामने गद्यांश का प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको प्रश्नों को देखना है, क्योंकि प्रश्नबाजी इस दफ़ा बहुत ही आसान दे दिए जाते हैं जो आपके गद्यांश पढ़े बिना ही सोल्व हो सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है। तो देहदान सुनते ही मृत्यु सत्य है, क्या ये आता है। मृत्यु अवश्यंभावी है, जीवन सुरक्षित नहीं है, मृत्यु नहीं होगी। तो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया तो उसके बाद हम यहाँ पर गद्यांश को एक बार पढ़ेंगे। जैसे कि देहदान शब्द सुनते या पढ़ते ही सबसे पहला विचार जो दिमाग में आता है वह है मृत्यु अवश्यंभावी है, यानी मृत्यु अवश्यंभावी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु अवश्यंभावी है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, पुराण और इतिहास किस बात के गवाह है। मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, क्या इस बात के गवाह है। मृत्यु से कोई नहीं बच पाया है, क्या इस बात के गवाह है। जी हाँ, पुराण और इतिहास इसी बात के गवाह है कि मृत्यु से कोई नहीं बच पाया है, और गद्यांश में भी इसी पर आधारित यहाँ पर बात कही गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्षणभंगुर शब्द का अर्थ क्या होगा। तो क्षणभंगुर का होता है क्षण भर में भंग होने वाली। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली का है। बेसिकली आपको खड़ी बोली जो होती है इसको ही हिंदी के रूप में माना गया है, और इस खड़ी बोली का अन्य नाम कोरवी भी है, इसको कोरवी भाषा भी बोला जाता है। वो ये बेसिकली आपके मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, इन नगरों में यहाँ पर बोली जाती है। इनमें से मेरठ की खड़ी बोली जो है वो आदर्श और मानक हिंदी मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्नों को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधि, क्योंकि बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी ये तीनों भाषाएं आती है। बिहारी हिंदी जो है आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से आई है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी आई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो ऐश्वर्य में यहाँ पर इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनैश्वर्य। ठीक है,
चलिए कुछ यहाँ पर विलोम शब्दों को देखते हैं, जैसे कि ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनैश्वर्य। दरिद्रता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संपन्नता। दरिद्रता मतलब गरीब और संपन्नता मतलब अमीर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर वैभव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दरिद्र्य, ठीक है। अर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा वैन। संकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा विस्तीर्ण, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कुछ जानने की, उसको यहाँ पर जिज्ञासु बोल दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा बोलते हैं। आनंद तथा तत्परता से काम में लगने वाला उसको बोलते हैं उत्साही। जो काम करने के लिए सदैव तैयार हो उसको बोलते हैं तत्पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। एक नियम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी विसर्ग के पूर्व ए और उसके बाद स्पर्शी व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर अंतस्थ व्यंजन या फिर है आए, तो ए और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर ये यशोदा का ही उदाहरण ले लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर यशोदा में य श और इसके बाद विसर्ग लगा हुआ है, और विसर्ग से पहले क्या है, स, और स में क्या छिपा हुआ है, आपका ए छिपा हुआ है। जैसे हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, य प्लस ए प्लस श प्लस ए, ऐसे ही तो हम वर्ण विच्छेद करते हैं, यानी जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें ए स्वर छुपा हुआ होता है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं तो स में क्या छिपा हुआ है, ए, ये देखिए ये ए छिपा हुआ है। और ए के बाद अगर विसर्ग आता है, जितने भी स्पर्शी व्यंजन होते हैं उनका तीसरे वर्ण का या फिर चौथे वर्ग का या फिर पांचवें वर्ग का या फिर अंतस्थ व्यंजन या फिर है आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए, तो ए और विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर ओ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्पर्शी व्यंजन का द यहाँ पर आया है, और ये द आपका क्या होगा, स्पर्शी व्यंजन का तीसरे वर्ग का व्यंजन है, तो ठीक है। जब इन दोनों का मिलान होगा तो यहाँ पर ओ का निर्माण हो जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर यशोदा हो जाता है, ठीक है। तो यशोदा में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर मनोरथ भी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो देखिए स्थायी भावों की संख्या आपकी टोटल 9 है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की संख्या 8 है, लेकिन 9वें रस की खोज यहाँ पर अभिनव गुप्त ने की थी, जिसका नाम है निर्वेद, ठीक है। तो 9वां रस कौन सा हो जाएगा, निर्वेद। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाती है, 9, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्रश्न नंबर 16, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन कीजिए। तो क्या पुरस्कार ऐसे बनता है, या फिर पुरस्कार ऐसे बनता है, या पुरस्कार ऐसे बनता है, या पुरस्कार ऐसे बनता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुरस्कार जो है आपका ऐसे बनता है, इसमें से षटकोण वाला सेल बिल्कुल नहीं आता है। ज़्यादातर लोग इसी बात को ध्यान रखते हैं कि इसमें से षटकोण वाला से आता है, तो ऐसा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा। तो स्वजाति मतलब खुद की जाति, और इसका विलोम हो जाएगा विपरीत जाति यानी कि विजाति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ विलोम शब्दों को यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, गृहस्थ। वन स्थल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मरुस्थल। वन स्थल मतलब जिस स्थल पर वन उगे हो उसको वन स्थल, और जिस स्थल पर वनस्पति मर चुकी हो उसको मरुस्थल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर छादन का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाशन। तारुण्य का विलोम शब्द हो जाएगा वार्धक्य, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो अध्यात्म शब्द का विशेषण आध्यात्मिक, अनाध्यात्य, अध्यात्म या आध्यात्मिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है वो वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आध्यात्मिक, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं। तो हिंदी भाषा को लिखने की लिपि जो है वो देवनागरी है, और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसमें कुल 52 वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए उपसर्ग किनको बोलते हैं, जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसको ही यहाँ पर
उपसर्ग बोला जाता है। तो अतीव में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतीव में अति उपसर्ग जुड़ा है। और मैन शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? इव। जैसे कि यहाँ पर देखिए अति प्लस इव, इससे बना है यहाँ पर आपका अतीव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, ठलुआ कलब रचना किसकी है? तो ठलुआ कलब रचना आपके गुलाब राय की है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो गुलाब राय की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? जैसे कि फिर निराशा क्यों, ये भी इन्हीं की रचना है। मेरी असफलताएं, ये भी इन्हीं की रचना है। कुछ उथले कुछ गहरे, ये भी आपके गुलाब राय की रचना है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, यथारुचि में कौन सा समास है? तो देखिए यथारुचि में अवयवी भाव समास है। जिन भी शब्दों में आपका उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है वे ज़्यादातर आपके अवयवी भाव के समास होते हैं। इसमें प्रथम पद जो आपका होता है वो प्रधान होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए आपके प्रत्यय जो होते हैं वे आपके दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है कृदंत प्रत्यय, एक आपका होता है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो आपके क्रिया से बने हुए होते हैं उनको कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो आपके संज्ञा शब्दों से मिलकर बने होते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ पर इसमें हम पढ़ने वाला है, इसमें हमको प्रत्यय बताना है। तो देखिए पढ़ना, इसमें पढ़ने वाला में जो मेन शब्द है वो क्या है? पढ़ना। क्योंकि पढ़ने से ही ये पूरा शब्द बना है पढ़ने वाला। और पढ़ना क्या हो गया आपका? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, ये जितने भी होते हैं आपकी सभी क्रियाएं होती है। यानी ये पढ़ने वाला जो है ये क्रिया शब्द से बना है। और जब किसी क्रिया के बाद में कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है और जो नया शब्द बनता है पढ़ने वाला जैसे ही बना है वहाँ पर कृदंत प्रत्यय होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, तो ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। अगर दिया गया शब्द कोई क्रिया है और उसमें आपका प्रत्यय जुड़ा है तो आपका हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। अगर दिया गया कोई शब्द आपका संज्ञा है और उसमें कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है? तो अक्ष का पर्यायवाची हो जाता है आंख। आंख के और अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि आपका लोचन, अक्षी, चक्षु, दृग, अंबक, चख, विलोचन, ये सभी आपके आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कलई खुलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कलई खुलना बोल देते ना। अब देखिए अब इसके यहाँ पर कलई खुलेगी मतलब कुछ भेद प्रकट होना, जो उसके भेद होते हैं वे राज खुल जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेद प्रकट होना। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, आज अधिक सर्दी है। तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सर्दी जो है इसकी वर्तनी गलत है, सर्दी ऐसे नहीं बनता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आज बेशुमार सर्दी है। तो सर्दी कोई बेशुमार थोड़ी है, कोई ये इसको तो सिर्फ महसूस किया जाता है और जिसको यहाँ पर देख सकते हैं उसके लिए बेशुमार का प्रयोग करना चाहिए। ये तो सर्दी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो यहाँ पर बेशुमार यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, आज बेहद सर्दी है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज बेहद सर्दी है, ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं, आज इतनी सर्दी है। ऑप्शन नंबर डी, आज अनाधिक सर्दी है, इसमें भी वर्तनी यहाँ पर गलत हो जाएगी सर्दी की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर हमको छांटना है। अनंग यहाँ पर बिल्कुल सही वर्तनी है, परिहास की भी वर्तनी सही है, हास्य की भी वर्तनी बिल्कुल सही है। व्यंग की वर्तनी ये नहीं होती, ये अपने आप में गलत हो जाएगा क्योंकि व्यंग की वर्तनी जो होती है व्यंग्य होती है। इसमें देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है व्यंग्य। ठीक है, इस तरीके से आपका व्यंग्य लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, तो उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जिसकी आशा की गई हो उसको बोलते हैं प्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित और जिसकी आशा की गई हो उसको प्रत्याशित। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तिलक का हो जाता है टीका। ठीक है, तिलक शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? टीका। तो तिलक शब्द अपने आप में तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द देख लेते हैं, जैसे कि अष्टादश ये आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द हो जाता है 18। इसी तरीके से यहाँ अक्षवाट है, अक्षवाट एक आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द हो जाता है अखाड़ा। इसी तरीके से यहाँ पर अगरहायण यहाँ पर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा एगहन। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 31। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के बीच आपका राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में दिया गया है। भारतीय संविधान का भाग जो 17 जो है उसमें राजभाषा का जिक्र है। अगर आपसे संविधान का भाग पूछा जाए कि संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें राजभाषा का जिक्र किया गया है, तो वो भाग 17 है। संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग है। ठीक है, मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? तो चंद्रप्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अन्य रचनाएं देखते हैं, जैसे कि भारत दुर्दशा ये भी इन्हीं की रचना है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ये भी इन्हीं की रचना है। अंधेर नगरी ये भी इन्हीं की रचना है। प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, पूर्ण प्रकाश, पंदर सभा, बकरी विलाप इत्यादि जितनी भी ये रचनाएं हैं ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 33। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी। यहाँ पर आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, मेरा मेरी इन दोनों का। ठीक है, जैसे कि अध्याय, मेरा अध्याय या मेरी अध्याय, तो मेरा अध्याय ये तो आपका पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अपराध जैसे कि मेरा अपराध या मेरी अपराध, तो मेरा अपराध बोलेंगे तो ये भी आपका पुल्लिंग हो। ऑप्शन नंबर सी, मेरा स्वदेश या मेरी स्वदेश, तो मेरा स्वदेश। ठीक है, ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मेरी स्थापना या मेरा स्थापना, तो यहाँ पर मेरी स्थापना। ठीक है, तो ये आपका स्त्रीलिंग का भाव दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 34। इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रसाल बोलते हैं यहाँ पर आम को, आम का पर्यायवाची रसाल हो जाता है। ठीक है, आम के अन्य पर्यायवाची देखते हैं, जैसे कि पिकबंधु, आम्र, सौरभ, सहकार, फलश्रेष्ठ, अमृतफल, अतिसौरभ ये सभी आम के पर्यायवाची शब्द है। कुछ यहाँ पर और भी पर्यायवाची शब्द देखते हैं, जैसे कि इमली का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? इमली का हो जाता है अम्लिका, चिंचा, तेतर, ये आपके इमली के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर नींबू का पर्यायवाची शब्द देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नींबू का होता है निबूक, जंबीर, लेमू, तंजुमारी। ठीक है, ये आपके नींबू के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जामुन का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो जामुन का होता है जम्बुल, जमाली, राजमन, जम्बूफल, तो ये आपके जामुन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, आपके मैक्सिमम प्रश्न यहीं से ही आपके बन जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 35। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? जलद ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, यही आपका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी बादल आपका तद्भव हो जाएगा, हवा भी आपका तद्भव है, पानी भी आपका तद्भव है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 36। इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? तो देखिए ब की ध्वनि आपकी हो जाती है ओष्ठ्य, और ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी होती है? जिनमें आपके दोनों होंठ आपस में टकराए, यानी जिन ध्वनियों को बोलते समय आपके दोनों होंठ आपस में मिल जाए उनको ही ओष्ठ्य ध्वनि बोलते हैं, जैसे कि प, फ, भ, मैं, ये आपके सभी ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 37। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दुख, ये तो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि दुख को जो है महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता, या फिर दुख के जैसे और दुख ये कुछ इस तरीके से नहीं होता, तो दुख को सिर्फ यहाँ पर महसूस किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना यहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलकर ही एक सेना का निर्माण होता है, जब कोई भी ग्रुपिंग होती है वहाँ पर आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ पर श्याम, श्याम एक नाम को दर्शाता है, तो ये एक स्पेशल व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और लड़का जो होता है ये अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़कों के जैसे और भी लड़के होते हैं, तो जिसके जैसे और हो उसको बोलते हैं यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 38, भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला है? तो भारत भारती पुरस्कार 2014 काशीनाथ सिंह को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रतिष्ठित व सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत भारती पुरस्कार 2014 हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनके प्रसिद्ध उपन्यास रेहन पर रघु के लिए प्रदान किया गया है। यानी काशीनाथ सिंह जी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है रेहन पर रघु, इसके लिए इनको भारत भारती पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा शब्द का यहाँ पर चयन करना है। क्रोधित, क्या क्रोधित संज्ञा शब्द है? क्रोधित तो अपने आप में विशेषण लग रहा है, क्रोधित। क्रुद्ध, क्रुद्ध भी यहाँ पर विशेषण शब्द है। और क्रोधी, क्रोधी भी यहाँ पर विशेषण शब्द है। क्रोध जो आपका हो जाता है ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, क्रोध। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 40 और आज का ये अंतिम प्रश्न है। इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का सही युग्म नहीं है? तो सही युग्म नहीं है, उस युग्म को यहाँ पर छांटना है। तो मत्स्य और मर्ग ये दोनों तो यहाँ पर तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी ज्ञान और क्षेत्र ये भी दोनों तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी कर्म और विद्या ये भी तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी दधी और भात, ये वाला यहाँ पर गड़बड़ा गया, क्योंकि दधी जो होता है इसका दही होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 2021 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के आने वाले और भी वीडियोज़ देखने हैं हिंदी के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।